Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। आज हम लोग बेटा किनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। यानी अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उस केस में ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज यहाँ पे हमको समझना है। फिर इस सर्कुलर मोशन का रेक्टिलिनियर मोशन के साथ क्या रिलेशन है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सर्कुलर मोशन में कुछ एक टर्मिनोलॉजीज है, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। उसके बाद ये इधर आ गया। तो ये जो तीन टर्म है बेटा, इसका जो जनरल डिफिनेशन है दैट इज वेरी डिफरेंट। उसको हम रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। यहां पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का डिफिनेशन दिया गया है, ये सर्कुलर मोशन के रेफरेंस में है। यानी अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उस केस में सेंटर के अबाउट उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा या एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, इस रेफरेंस में ये डिफिनेशंस दिए गए हैं। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये एक इंट्रोडक्शन है, ये जनरल डिफिनेशन नहीं है। जनरल डिफिनेशन इनका हम कहाँ पे पढ़ेंगे भाई? रोटेशनल मोशन में। और वो एंटायरली डिफरेंट है। जबकि स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि रोटेशनल मोशन में और सर्कुलर मोशन में दोनों जगह ये डिफिनेशन सेम है। ऐसा नहीं बेटा, ये एक स्पेशल केस है। जनरल केस हम रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। तो ये एक स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है? कि एक पार्टिकल या एक बॉडी किसी फिक्स्ड रेडियस के सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो सेंटर के अबाउट उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। बेसिकली अगर हम देखें तो जो रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा है, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा है, वहां पे जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसी के एनालॉगस ये टर्मिनोलॉजीज है। यानी उनका इक्विवेलेंट ये सर्कुलर मोशन में टर्म्स हैं। तो जो काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था टर्म्स, उन्हीं को हम डिटेल में यहाँ पढ़ते जा रहे हैं सर्कुलर मोशन में। और चूंकि वहां पे हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं और उन्हीं के जैसा ये है, उन्हीं के जैसा ये है, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे और आप इसको आसानी से समझ भी सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कोई एक सर्कुलर पाथ ले ले, इसका ये सेंटर है O। अब सपोज कर लो कोई पार्टिकल यहां पे है और मूव करके यहां पे गया। पहले पार्टिकल कहां पे भाई? यहां पे t=0 पे। अब ये मूव करके यहां चला गया, टाइम t पे यहां पहुंच गया। तो इसका ये जो रेडियस वेक्टर है बेटा, इसको अगर हम ड्रॉ करें तो इनिशियल रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन ये है और फाइनल रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन ये है। यानी ये रेडियस वेक्टर इस तरीके से रोटेट किया है। तो ये जिस एंगल से रोटेट किया, इसी को हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जितने एंगल से पार्टिकल रोटेट किया, या ये रेडियस वेक्टर या पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, जितने एंगल से रोटेट किया बेटा, इसी को हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर ये टेंड्स टू 0 है बेटा तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, अदरवाइज इसको वेक्टर क्वांटिटी
नहीं कह सकते। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर फाइनाइट है तो दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए उस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी कब होगा बेटा? व्हेन थीटा टेंड्स टू जीरो। केवल इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगा, अदरवाइज वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, क्योंकि इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। बाकी अगर ये फाइनाइट वैल्यू है तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए उस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन होता है बेटा, जो वहां लिखा हुआ है। और रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है? क्योंकि जनरली हम डिग्री जानते हैं, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। रेडियन को शॉर्ट में RAD भी लिखते हैं, रेड। सो पाई रेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डिग्री को हम रेडियन में इस फार्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। सो दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आते हैं एंगुलर वेलोसिटी पे। एंगुलर वेलोसिटी पे डिस्कस करने के पहले बेटा थोड़ा सा एक आध प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लें, एकदम बच्चों जैसा प्रॉब्लम है। जैसे कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, यानी यहां से चला और फिर यही वापस आ गया, इस तरीके से रोटेट करते हुए ऐसे आ गया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? 2 पाई रेडियन, क्योंकि 360 से रोटेट किया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 2 पाई रेडियन। अगर यही पार्टिकल सेमी सर्कल पे मूव कर रहा है, ये सेंटर है और पार्टिकल यहां से चला, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है Q। अब हमसे पूछा जाए कि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये जो रेडियस वेक्टर है बेटा या पोजीशन वेक्टर, ये देखिए इनिशियली इधर है और बाद में रोटेट करके इधर चला गया, ये इस तरीके से रोटेट किया है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया भाई? यहाँ पे पाई रेडियन। एक चीज और, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा बेटा? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन राइट हैंड रूल से हम निकालते हैं। पार्टिकल जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर को टर्न करें, तो जो थंब का डायरेक्शन है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देगा। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस सर्कल के एक्सिस के अलोंग होगा। एक्सिस का मतलब कि सेंटर से पास करने वाला एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे, ये इसका एक्सिस है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बाहर भी हो सकता है या अंदर भी हो सकता है। यहां पे देखें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तीनों एक्सियल वेक्टर है बेटा। एक्सियल वेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, जनरली बुक में देखोगे या टीचर्स ऐसे बोलते होंगे पाई रेडियन क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ये कोई डायरेक्शन नहीं होता बेटा। ये जो टर्म ऑफ डायरेक्शन है ये ऐसा नहीं हो सकता टर्म ऑफ डायरेक्शन कि उसमें केवल दो ही डायरेक्शन पॉसिबल हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन से इनफाइनाइट हो सकते हैं। सो दिस इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इज सेंस ऑफ रोटेशन। क्लॉकवाइज सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ये सेंस ऑफ रोटेशन, ये डायरेक्शन नहीं है। तो डायरेक्शन निकालते कैसे हैं? तो डायरेक्शन का ये रूल है भाई कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल रोटेट कर रहा है, यानी जैसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो फिंगर को हम क्लॉकवाइज टर्न करें, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा
वही उस वेक्टर का डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पे वेक्टर हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड हो गया एक्सिस के अलॉन्ग, यानी अंदर की ओर। ऐसे हम रखते हैं अंदर की ओर। अगर यही पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ भाई, बाहर की ओर। ओके, सो इसी तरीके से अगर हम ये एक बुक ले लें, ये ऐसे ले लिया बेटा, अब सपोज कर लो इस पे ऐसे सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा, ऐसे मूव कर रहा, तो हम इसको ऐसे रखेंगे, ये एक्सिस का डायरेक्शन हो गया। अब हम देखें तो यहां पे ये एक्सिस का डायरेक्शन हो गया हमारे। अब पार्टिकल के रोटेशन कैसे होगा कि पार्टिकल मान लो ऐसे रोटेट कर रहा, तो जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो एक्सिस के अलॉन्ग इधर की ओर होगा। और पार्टिकल अगर ऐसे रोटेट कर रहा, इधर से ऐसे रोटेट कर रहा, ऐसे इस तरीके से ऐसे रोटेट कर रहा, तब हम ऐसे फिंगर करेंगे तो थंब का डायरेक्शन देखो किधर आ रहा है, ये ऐसे हमने रोटेट किया तो थंब का डायरेक्शन किधर आ रहा है, बाहर। यानी पार्टिकल के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये होगा, जो पेन हम दिखा रहे वो डायरेक्शन में होगा। अगर यही ऐसे रखा हुआ, अब मानो पार्टिकल ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, यानी ऊपर की ओर, यानी ये ऐसे रख दिया, इसके डायरेक्शन में होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बेटा ये एक्सियल वेक्टर है, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन होता है एक्सिस के अलॉन्ग होता है। और वो हम कैसे निकालेंगे, तो फिंगर को टर्न करते हैं, जो थंब का डायरेक्शन होगा वो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। यहां पे हमने दिखाया इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है भाई, इनवर्ड्स है। अब इनवर्ड्स है तो इसको लिखेंगे कैसे, अगर हम इसको एक्स एक्सिस कर दें और इसको वाई एक्सिस कर दें, दिस इज वाई एक्सिस, तो जेड एक्सिस क्या होगा भाई, बाहर की ओर। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है इसको हम लिखेंगे माइनस पाई के कैप, क्योंकि जेड के कैप यूनिट वेक्टर किधर, बाहर, जबकि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो थंब किधर जा रहा, अंदर की ओर, तो माइनस जेड डायरेक्शन हो गया, यानी माइनस के कैप। दिस विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज कर लो यहां पे हम ऐसे ले लें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इस तरीके से, यहां से चला पॉइंट पी से और पॉइंट क्यू तक गया। तो इस केस में हम देखें बेटा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, और कितना 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना तो इसको लिखेंगे कैसे, तो पाई बाई 2 डायरेक्शन क्या होगा, फिगर को एंटी क्लॉकवाइज किया, थंब किधर, बाहर, ये जेड एक्सिस का डायरेक्शन होगा क्योंकि ये एक्स है ये वाई है, इधर जेड एक्सिस होगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 के कैप। तो इस तरीके से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देते हैं। अब आते हैं भाई एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते बेटा, इट इज डिफाइंड एज एंगल रोटेटेड बाय अ पार्टिकल पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में पार्टिकल जितने एंगल से रोटेट करता है इसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगल रोटेटेड पर यूनिट टाइम, यानी एंगल रोटेटेड रेडियन में होगा, पर माने अपॉन यूनिट टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड हो गया तो रेडियन पर सेकेंड, इसका यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी 4 टाइप का होता है, जैसे आपने वेलोसिटी पढ़ा था 4 टाइप का बेटा रेक्टिलिनियर मोशन में, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी कितने टाइप का होगा भाई, 4 टाइप का। एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी,
ऐसे एंगुलर वेलोसिटी को कहेंगे जिसमें ओमेगा कांस्टेंट होगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये W जैसा लिखा दिख रहा है लेकिन इसको हम ओमेगा पढ़ते बेटा। तो एक्चुअली W में देखो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जैसा होता है, कैपिटल W और स्मॉल w हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ओमेगा को भी ऐसे ही लिखते हैं, बस ये अंदर थोड़ा सा और टर्न कर जाता है तो इस तरीके से, लेकिन जनरली हम W जैसा ही लिख देते हैं, पढ़ते इसको ओमेगा भाई। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है भाई 4 टाइप का होता है। 4 टाइप कौन कौन से, उसमें एक हमने कहा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एक ऐसे एंगुलर वेलोसिटी को कहते हैं जिसमें पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एंगल रोटेट करता है, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ऐसे एंगुलर वेलोसिटी को यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। दूसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। इस केस में क्या होगा भाई, ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी चेंज करेगा आइदर इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन और बोथ। तो इस एंगुलर वेलोसिटी को हम नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। अब आ गया एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा भाई, टोटल इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, यानी किसी सर्टेन टाइम इंटरवल में जितना एंगुलर वेलोसिटी होगा उसका और टाइम इंटरवल का रेशियो, इसी को हम क्या कहेंगे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और जैसा हमने पहले ही पढ़ा बेटा, यही एवरेज वैल्यू अगर शॉर्ट टाइम इंटरवल्स d2 टेंड्स टू 0 के लिए निकाल दें तो इसी को हम इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी या सिंपली एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होगा डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में जो वेलोसिटी पढ़ा था, 4 टाइप पढ़ा था, एकदम देखो तो वही पैटर्न पे यहाँ पे आ रहा है। वहां 4 टाइप का वेलोसिटी था, यहाँ 4 टाइप का एंगुलर वेलोसिटी है। अब एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो चूंकि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो है, टाइम स्केलर क्वांटिटी, यानी एंगुलर वेलोसिटी का वही डायरेक्शन होगा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, यानी एक्सिस के अलोंग होगा। अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा आपके रिस्पेक्ट में बेटा, तो जिस प्लेन में सर्कल है उसके एक्सिस से इनवर्स हो जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा तो आउटवर्ड्स हो जाएगा। अब ये इनवर्स या आउटवर्ड्स किस यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा, ये सर्टेन केस में डिपेंड करेगा कि किस प्लेन में वो सर्कल रखा हुआ है। तो वो आई कैप, जे कैप, के कैप कुछ भी हो सकता है, या फिर ये तीनों न होके कुछ और हो सकता है सर्टेन एंगल पे इनके साथ। तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया भाई। अब एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते बेटा, इसको अल्फा कहते हैं। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बनाते हैं वही ये चीज है, अल्फा इसको पढ़ते हैं। सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में एंगुलर वेलोसिटी कितना चेंज कर रहा है, इसी को हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। ये भी 4 टाइप का होगा, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन का या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, या तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, या तो दोनों चेंज कर रहा है। देन एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। एंड इंस्टैंटेनियस क्या हो जाएगा, इसी का शॉर्ट टाइम इंटरवल ले लें, यानी डी ओमेगा बाई डी टी, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब यहाँ पे जैसा कि हमने कहा बेटा कि हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, सर्कुलर मोशन के रेफरेंस में ये तीनों टर्म एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं। तो जब डिफरेंट टाइप का इसका हमने डिस्कस किया तो उसमें एक टर्म डिस्कस किया था, जैसे एंगुलर वेलोसिटी का फिर से बताते हैं। ये थोड़ा कठिन चीज है क्योंकि बुक में कभी कुछ आता नहीं, टीचर कभी इसको पूछते नहीं है, न एग्जाम में आता है, लेकिन है ये कठिन चीज। ये मेडिकल और इंजीनियरिंग के हिसाब से देखें तो काफी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इसका समझना है। जैसे हमने क्या कहा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा भाई, एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी हमने क्या कहा कि या तो एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करे या डायरेक्शन चेंज करे या दोनों चेंज करे, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। अब हम लोग जनरली जो नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी समझते बेटा, वो बड़ा सिंपल फॉर्म में समझते हैं। सपोज करो कि ये एक पार्टिकल है P और ये इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, पार्टिकल P सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और इसका स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, यानी ओमेगा बढ़ रहा है। एक प्रकार से सोच लो कि ये एक फैन है और फैन का एक फैन ले लो बेटा, ये ऐसे एक फैन के ये तीन ब्लेड्स होगा, तीन ब्लेड होगा, तीन ब्लेड समझ रहे हो ना, उनकी जो पत्तियां तीन ब्लेड है। अब इस वाले ब्लेड पे एक पॉइंट ले ले जिसको हम P नाम दे रहा है। तो जब ये फैन रोटेट कर रहा होगा तो ये पॉइंट भी सर्कुलर पाथ पे चल रहा होगा। अब मान लो शुरू में फैन ऑफ था, हमने ऑन किया तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन इस एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट इनवर्स है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। या फिर ये फैन रोटेट कर रहा था और हम ऑफ कर दें, रोटेट कर रहा था और ऑफ कर दें, इस केस में क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी घटेगा। और एंगुलर वेलोसिटी जब डिक्रीज करेगा इसका बेटा, तो अगेन क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, वो एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन होगा। फिलहाल यहां भी एंगुलर वेलोसिटी चेंज कर रहा है, किस हिसाब से भाई, उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, डायरेक्शन वही फिक्स है। इसका मैग्नीट्यूड कुछ रहा होगा, मान लो सपोज कर लो 100 रेडियन पर सेकेंड, फिर डिक्रीज करके 50 रेडियन पर सेकेंड, फिर डिक्रीज करके 10 रेडियन पर सेकेंड, धीरे धीरे ये रुक जाएगा। तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है लेकिन डायरेक्शन फिक्स है। वो कैसे था भाई, ऐसे रोटेट करा तो डायरेक्शन क्या, एक्सिस के लॉन्ग इनवर्स, डायरेक्शन फिक्स है। अब हम एक ऐसा एग्जांपल बताने जा रहे हैं जिसमें डायरेक्शन चेंज करता है। जैसे आपने टेबल फैन देखा होगा बेटा, और टेबल फैन को हमने ऑन कर दिया, कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब टेबल फैन में ये भी एक सुविधा होता है कि जो फैन है उसका डायरेक्शन चेंज कर सके, यानी यह ऐसे एक वर्टिकल स्टैंड होता है, इस वर्टिकल स्टैंड पे इस फैन को रखा गया है, हमने इसको ऑन कर दिया, ये रोटेट कर रहा है। लेकिन सुविधा इसमें यह होता है कि ये ऐसे भी घूम सकता है, करीब 45 डिग्री इधर 45 डिग्री ऐसे रोटेट करता है। समझ लो बात को भाई, ये है, यानी ये इस तरीके से, ये सपोज कर लो फैन है और रोटेट कर रहा, तो ये ऐसे भी रोटेट करता ताकि चारों तरफ हवा लग सके। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हमने फैन ऑन कर दिया और मान लो इसका ओमेगा कांस्टेंट है, अब हमने ये चीज ऑन कर दिया जिससे ये रोटेट कर रहा है। तो अब देखो एंगुलर वेलोसिटी कैसे होगा, जैसे सपोज कर ले बेटा कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा, तो ओमेगा का डायरेक्शन ये है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा, तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या हुआ, ये हुआ। अब जो हमने कहा कि इसको ऑन करने से फैन ऐसे रोटेट करने लगे, तो ओमेगा ऐसे रोटेट करेगा, फैन यहाँ पे ऐसे रोटेट कर रहा है और वर्टिकल एक्सिस पे ये ऐसे रोटेट कर रहा है। तो अब जो ओमेगा का डायरेक्शन इधर है और ये ऐसे रोटेट करेगा ओमेगा, तो यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, क्योंकि ओमेगा का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन
चेंज कर रहा है ये कंटिन्यूसली। तो ये हो गया भाई। अब नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा। तो इसको हम यहीं से दिखा रहे बेटा, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। जैसे सपोज कर लो हमने फैन ऑन किया और ये ऐसे रोटेट कर रहा है भाई, फैन ऑन किया ऐसे रोटेट कर रहा, तो पहले ओमेगा क्या रहा होगा 0। अब ओमेगा धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। ओमेगा का डायरेक्शन क्या भाई, इनवर्स। ओमेगा का डायरेक्शन क्या, इनवर्स। और ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, तो जो ओमेगा का डायरेक्शन होगा बेटा वही अल्फा का डायरेक्शन होगा। यानी ओमेगा का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो अल्फा का भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। यूनिट वेक्टर के टर्म में यहां पे देखें ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो इसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के टर्म में माइनस के कैप है, तो इसका भी यूनिट वेक्टर माइनस के कैप होगा, अल्फा का डायरेक्शन। अगर ओमेगा बढ़ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये मेडिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंजीनियरिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि अल्फा का डायरेक्शन निकालने के सेंस में। मैग्नीट्यूड निकालना होगा वो तुम लोग निकाल लोगे आसानी से, डायरेक्शन क्या होगा वो हम समझा रहे हैं। तो अगर ओमेगा का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो जो ओमेगा का डायरेक्शन होगा वही अल्फा का डायरेक्शन होगा। अब मान लो मैग्नीट्यूड घट रहा, ये फैन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा और हमने फैन को ऑफ कर दिया, तो ओमेगा क्या होगा, घटेगा। ओमेगा जब घट रहा है बेटा तो जो अल्फा का डायरेक्शन होगा वो ओमेगा के अपोजिट होगा, ये डायरेक्शन होगा। यानी ये क्लॉकवाइज है और घट रहा तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। यूनिट वेक्टर के टर्म में देखें तो ये माइनस के कैप है तो ये के कैप हो जाएगा। तो ये यार है तो वही चीज जो स्ट्रेट लाइन मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा तो v का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा तो a का डायरेक्शन क्या होगा, जो v का डायरेक्शन, अगर v बढ़ रहा तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, जो v का डायरेक्शन होगा। और अगर इसका मैग्नीट्यूड घट रहा तो a का डायरेक्शन क्या होगा, v के अपोजिट होगा। वही चीज यहां पे है। सो ये हो गया भाई डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का। अब बेटा हम आते हैं कुछ एक टर्म्स है जैसे टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और फिर इनके बीच में रिलेशन क्या, ये चीजें हमको करनी है। तो टाइम पीरियड कैसे डिफाइन करते बेटा, इट इज डिफाइंड एज टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। यानी जो बॉडी रोटेट कर रहा है बेटा, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, एक कंप्लीट रोटेशन में जितना टाइम लगता है इसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन करते बेटा, नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में कोई बॉडी जितने बार रोटेट करता है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। इसका यूनिट हर्ट्ज होता है, अगर हम आगे पढ़ेंगे बेटा तो ये हर्ट्ज होगा, या पर सेकेंड कह सकते हैं। जैसे 20 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी 20 बार रोटेट किया एक सेकेंड में तो 20 रोटेशन पर सेकेंड, इसी को हम हर्ट्ज भी कहते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितना रिवोल्यूशन करे उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है, F इक्वल टू 1/T। ये दोनों टर्म आपने हो सकता है लोअर क्लास में वेव चैप्टर में पढ़ा हो या ऑसिलेशन में, वेव और ऑसिलेशन ये दो चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे भी टर्म आया होगा। वहां पे जैसे कोई सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम ले ले, ये मेन पोजीशन से इधर एक्सट्रीम पोजीशन पे गया और फिर यहां से इस एक्सट्रीम पे आया और फिर यहां से मेन पोजीशन पे आया, तो ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ। इसमें जो टाइम लगा इसी को टाइम पीरियड कहते हैं। सर्कुलर मोशन में क्या है भाई,
एक कंप्लीट रोटेशन में जो टाइम लगा, यानी यहां से चला और फिर यहां से मूव करते 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 फिर यहीं पे आ गया, एक रोटेशन कर लिया, उसमें जो टाइम लगा उसको क्या हम कहते हैं, टाइम पीरियड। अच्छा, यहाँ पे ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, एक सेकेंड में जितने ऑसिलेशन हो जाए, एक सेकेंड में जितना बार ये ऑसिलेट करेगा उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे एक सेकंड में जितना रोटेशन होगा उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये सिमिलरिटी है दोनों में। अब इस फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या बेटा, तो कैसे रिलेशन निकाले, जैसे सपोज करो किसी पार्टिकल का टाइम पीरियड कैपिटल टी है, यानी 1 रिवोल्यूशन कितने टाइम में हो रहा है बेटा, 1 रिवोल्यूशन कितने टाइम में हो रहा है, कैपिटल टी टाइम में हो रहा है। तो आगे हम ऐसे कह सकते हैं कि कैपिटल टी टाइम में कितना रिवोल्यूशन हो रहा, 1 रिवोल्यूशन। कैपिटल टी टाइम में 1 रिवोल्यूशन हो रहा, तो यूनिट टाइम में यानी 1 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन होगा बेटा, 1 बाई कैपिटल टी। और 1 सेकेंड में जितना रिवोल्यूशन होता उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। सो F इज इक्वल टू 1 बाई कैपिटल टी। समझ में आया भाई कैसे किया, टाइम पीरियड मान लो कैपिटल टी है, तो 1 रिवोल्यूशन में कितना टाइम लग रहा है, कैपिटल टी, यानी कैपिटल टी टाइम में इसी को हम लिख रहे हैं ऐसे, कैपिटल टी टाइम में कितना रिवोल्यूशन हो रहा है बेटा, 1 रिवोल्यूशन। तो यूनिट टाइम में कितना रिवोल्यूशन होगा, 1 बाई कैपिटल टी। और यूनिट टाइम में जितना रिवोल्यूशन हो उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, यानी ये फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम F लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये रिलेशन आ गया, 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई कैपिटल टी। अब आगे क्या लिखा बेटा, ओमेगा का और भी डिफिनेशन लिखा हुआ, और भी फार्मूले लिखे हुए, किस केस में जब ओमेगा कांस्टेंट है या ओमेगा यूनिफॉर्म है। तो ओमेगा अगर यूनिफॉर्म है, क्या लिखा हुआ भाई, इफ अ बॉडी इज मूविंग with constant angular velocity then omega is equal to 2 pi f या 2 pi by capital T। अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट है, तो ओमेगा के लिए ये भी फर्दर फार्मूले, ये आया यहीं से बेटा, देखो कैसे आया, ओमेगा इज इक्वल टू भाई ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई 2 पाई बाई डेल्टा टी, यही है ना। तो इज इक्वल टू एक रोटेशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा भाई, 2 पाई, और एक रोटेशन में कितना टाइम लगेगा, कैपिटल टी, उसके टाइम पीरियड के बराबर। तो ओमेगा एवरेज, ये ध्यान देना भाई, ओमेगा एवरेज क्या हो गया बेटा, ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी, और 1 बाई कैपिटल टी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ, तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई एफ। ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगा, लेकिन हमने क्या कंडीशन दिया, इफ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा, तो जो इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है, यानी किसी मोमेंट का एंगुलर वेलोसिटी है, वो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो इसके जगह हमने ओमेगा लिख दिया, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ या 2 पाई बाई कैपिटल टी। तो एंगुलर वेलोसिटी के ये दो नए फार्मूले आ गए बेटा। अब इन्हीं पे देखो, स्ट्रेट लाइन मोशन में आपने जितने रेक्टिलिनियर मोशन में जितने भी क्वेश्चंस किए थे बेटा, उतने टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम किए जा सकते हैं। तो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन में करा था वैसे नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस को कुछ एक क्वेश्चन हम जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा थियरी करके बेटे करेंगे। यहाँ पे हमने अभी तक क्या किया, जो मेन टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको हमने डिस्कस किया है। अगर इसको
स्ट्रेट लाइन मोशन से कंपेयर करके पढ़ेंगे तो बड़ा ही आसान है इनको याद करना और समझना। स्ट्रेट लाइन मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट था वही सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। स्ट्रेट लाइन मोशन में जो वेलोसिटी था वही सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होता है। वहां पे अगर हम देखें तो वेलोसिटी 4 टाइप का था, यहाँ भी हमने 4 टाइप डिस्कस किया। वहां पे एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला बताया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला बताया था v इक्वल टू dr बाई dt या ds बाई dt। यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा बाई dt इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। वहां पे एक्सेलरेशन हमने 4 टाइप का डिस्कस किया था, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन 4 टाइप का। वहां पे एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा v बाई डेल्टा t। तो वेलोसिटी के जगह यहाँ एंगुलर वेलोसिटी आ गया अपॉन डेल्टा t। वहां पे a को dv बाई dt किया था तो v के जगह यहाँ ओमेगा आ गया तो अल्फा इक्वल टू d ओमेगा बाई dt। तो बड़ा ही सिंपल है और ये शायद लोअर क्लासेस में पढ़ा हो, इसको फिर से हमने पढ़ा दिया भाई कि ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। अब न्यूमेरिकल्स अभी हमने स्टार्ट करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट टर्न स्टार्ट करेंगे, पहले हम इसके थियरी को डिस्कस कर लें। तो जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे, क्या क्या भाई, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ऐसे यहाँ पे 3 इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन है। वहां पे हमने कंडीशन क्या लिया था, स्ट्रेट लाइन मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसके लिए तीनों इक्वेशन डिराइव किया था। यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक नोट कर लो बच्चों, इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। क्या है भाई, इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। इक्वेशंस of circular motion for constant angular acceleration। एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होगा, तो एकदम वैसे ही कंपेयर करके पढ़ना बेटा, तीनों डेरिवेशन जैसे वहां पे किया था। पहला डेरिवेशन हमारा क्या भाई, वहां पे क्या था, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो वेलोसिटी एट टाइम t इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से, ओमेगा नॉट, ध्यान देना भाई, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। कंपेयर करके देखो, ऐसे इक्वेशन आएगा। अब इसको डिराइव कैसे करेंगे, तो वहां पे कैसे इसको डिराइव किया था, a इक्वल टू dv बाई dt लिखा था और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्या किया था भाई, इंटीग्रेट किया था। तो यहां पे क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी। अब इसी को इंटीग्रेट कर दे बेटा, तो इंटीग्रेशन ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फा डी टी। टी इक्वल टू 0 पे एंगुलर वेलोसिटी हमने माना है ओमेगा नॉट,
और टाइम t पे एंगुलर वेलोसिटी निकालना जिसको हम ओमेगा कह रहे हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। देखो फिर से इंटीग्रेशन आ गया बेटा। तो अगर इंटीग्रेशन आपको आता है तभी ये लेक्चर देखिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। इज इक्वल टू अल्फा कांस्टेंट बाहर आ गया, डी टी का इंटीग्रेशन टी, तो ये अल्फा टी। लिमिट पुट करेंगे तो यही जगह एक बार टी पुट करेंगे 0। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये आ गया बेटा हमारा पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या होगा, तो पहले तो देखे भाई हम क्या होगा और दूसरा उसको कैसे डिराइव करेंगे, ये दो चीज है। और दोनों चीजें बड़ी आसान है बेटा, इसको समझना बहुत ही आसान है। तो पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन वाला इक्वेशन लिख लेंगे और वहीं से इसको समझेंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन में दूसरा इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पे क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट करते, इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये हमारा दूसरा इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन है बेटा, इसको हमको डिराइव करना है। ये डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट है स्ट्रेट लाइन का, इसके जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन मोशन का, सर्कुलर मोशन का वो क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको डिराइव कैसे करेंगे, तो इसको हमने कैसे डिराइव किया था ये समझना होगा। हमने किया था v इक्वल टू ds बाई डी टी, या जो भी लिखा हो ds बाई डी टी लिखा हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, v का वैल्यू पुट किया, फिर इंटीग्रेट कर दिया। तो वही यहां कैसे स्टार्ट करेंगे, v के जगह आ जाएगा ओमेगा और s के जगह आ जाएगा थीटा, इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। यानी इस फार्मूले से स्टार्ट करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले तो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। अब इसको तुरंत इंटीग्रेट नहीं कर सकते बेटा, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, ये इंटीग्रेट नहीं होगा क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट नहीं है। पिछले डेरिवेशन में अल्फा कांस्टेंट था इसलिए इंटीग्रेट हो गया। तो ओमेगा कांस्टेंट नहीं, तो ओमेगा है क्या भाई, इसको अभी हमने डिराइव किया था पिछले डेरिवेशन में, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें और इसको जब हम पुट करेंगे बेटा तो ये क्या आ गया भाई, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी। अब इसी को इंटीग्रेट कर दे बेटा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डी टी। टी इक्वल टू 0 पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, 0। टाइम टी पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो हमने थीटा माना तो ये थीटा। लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा। राइट साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, तो u प्लस v वाला फार्मूला लगाना होगा, यानी अलग अलग इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेशन ओमेगा नॉट विद रेस्पेक्ट टू t 0 टू t प्लस इंटीग्रेशन अल्फा टी विद रिस्पेक्ट टू टी फ्रॉम 0 टू t। अब इसको यहीं पे दिखाते हैं आगे, आगे इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो अब क्या होगा बेटा, यहां पे देखें तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट तो कांस्टेंट ना भाई, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, तो dt का इंटीग्रेशन t, तो ये आ गया ओमेगा नॉट
dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट पुट कर दिया, हर एक स्टेप हम दिखा रहे बेटा कैसे हो रहा, प्लस अल्फा कांस्टेंट बाहर आ गया, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 to t. So theta is equal to ओमेगा नॉट, पहले अपर लिमिट पुट किया तो t के जगह t, देन माइनस लोअर लिमिट पुट किया तो t के जगह 0, प्लस अल्फा, अपर लिमिट पुट किया तो t की जगह t तो t स्क्वायर बाई 2, फिर लोअर लिमिट पुट किया तो t की जगह 0 तो ये माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। ये रूल है भाई इंटीग्रेशन का, लिमिट कैसे पुट करते हैं उसका ये रूल है। अब आगे क्या करें भाई, तो आगे ये हो गया बेटा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सो दिस इज द फार्मूला, ये फार्मूला हमारा डिराइव हो गया। अब फोर्थ फार्मूले पे आते बेटा, तो फोर्थ फार्मूला क्या है, थर्ड फार्मूला, तो थर्ड फार्मूला हो गया, वहां पे क्या है थर्ड फार्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां पे क्या हो जाएगा भाई, थर्ड फार्मूला ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये हमको डिराइव करना है। तो जैसे इसको डिराइव किया था वैसे इसको डिराइव करना बेटा, इसको हमने स्टार्ट यहीं से किया था, a इज इक्वल टू dv बाई dt, और फिर कैसे किया था उसको आगे आपको नहीं समझ में आ रहा तो वो डेरिवेशन देखिएगा, हम यहाँ पे बता रहे हैं कैसे करेंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। हमने ये फार्मूला इसलिए लिया बेटा क्योंकि ये जो फॉर्म है इसमें दिख रहा कि अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इंटीग्रेशन करें तब आएगा। तो यहाँ पे ओमेगा आ रहा है, इसमें ओमेगा, यहाँ पे अल्फा आ रहा है, इस फार्मूले में अल्फा है इसलिए चूज किया, लेकिन यहाँ पे टी है, वहां पे टाइम नहीं आ रहा है। इंटीग्रेट अगर इसको कर दोगे तो टाइम टर्म आ जाएगा, यानी इसको हटाना है। इसको हटाना है तो हमने क्या किया, डी थीटा बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्योंकि डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा वो वहां आ रहा है। अब इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। भाई ये तो सिंपल है ना यार, ये इसको इधर लेता है, इसको इधर लेते गए, फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर सकते हैं। फायदा इसका क्या हुआ, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है भाई, ओमेगा, डी ओमेगा बाई डी थीटा, ये अल्फा है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा तो ये आ गया ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा। अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, अब कहीं कोई आगे दिक्कत नहीं आएगा। अब जो इंटीग्रेशन है बेटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऊपर वाला फार्मूला मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन थीटा होगा जो कि वहां पे दिख रहा है, बाकी अल्फा वहां पे, ओमेगा वहां पे है। अब इंटीग्रेटिंग अब इक्वेशन, तो इसको इंटीग्रेट करें तो ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे लिमिट लगाना होगा, लोअर लिमिट, ये चूंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब 0 होगा तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट हमने माना है। भाई जब रोटेट करना ही शुरू किया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। और चूंकि ये जो इंटीग्रेट कर रहे हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, तो जो लिमिट होगा वो थीटा का ही होगा। यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं ओमेगा के टर्म में, तो जो लिमिट होगा वो ओमेगा का ही होगा। तो थीटा का इनिशियल वैल्यू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और उस समय इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। जब यह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा तब का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हम मान ले
इसको इंटीग्रेट करें बेटा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 लिमिट ओमेगा नॉट टू ओमेगा इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा अल्फा थीटा, और लिमिट वगैरह सब पुट करने पे यही आ जाएगा बेटा, नहीं तो तुम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 0 टू थीटा। अब पहले अपर लिमिट पुट करा तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर बाई 2 देन माइनस, अब ओमेगा की जगह लोअर लिमिट रख देंगे तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, यहां थीटा की जगह थीटा रखेंगे तो अल्फा थीटा देन माइनस थीटा की जगह 0 लिख देंगे तो ये अल्फा इंटू 0 यानी 0 होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, यानी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये आ गया बेटा। तो ये 3 इक्वेशंस हमारे हो गए बेटा। अब आज हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आप ये सारी थ्योरी जितना आज हमने लिखा है बेटा अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसी पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो let us meet again on next turn. Till then, do hard labor, always keep focused on your studies, stay healthy, stay happy, sayonara, Godspeed and bon voyage.